Welcome to Monica Kurana's Academy. So, on Students' Demand, we are going to start five episodic series of Julius Caesar drama written by William Shakespeare. As all of you know, this is a wonderful portrayal of everything, how politics play a key role, assassination, drama, tragedy, romance, everything. So उसमें से एक एक्सर्प्ट आपको निकाल के पढ़ाया गया है क्लास 10th में एंड मेजरली आपके सामने जो ऑरेटरी स्किल्स हैं उनको प्रेजेंट किया गया है a little bit of political background also plus how a man's personal dilemma set against a backdrop of strained political drama. The people celebrate the victorious return to Rome of Julius Caesar, an able general, after defeating Pompey's son, and how he fall the prey of assassination or conspiracy, and how his murder was forecasted, or you can say कि nature ने उसको predict किया था in the form of dreams. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑल दैट थिंग ये आपका एग्जैक्टली जैसे सीबीएसई बुक में आपको दिया गया है बुक के अंदर पैरामीटर सारा पैरामीटर एक्सप्लेन है आपके पास इसमें आपका जो इनिशियली आपको इंट्रोडक्शन दी गई है इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू realize this particular statement. Julius Caesar is a story of a man's personal dilemma over moral action set against a backdrop of strained political drama. That means जूलियस सीजर का जो मेन आपका यहाँ पर एजेंडा डिस्कस किया गया है वो एक स्ट्रेन पॉलिटिकल ड्रामा के बीच में कैसे एक फ्रेंड है जो उसके कॉन्स्पिरेसी में प्लान पार्ट बन जाता है और कैसे एक फ्रेंड है मार्क एंटनी जो कि उसकी विक्टोरियस रिटर्न पे उसको यू नो 3 बार क्राउन ऑफर करता है तो बहुत सारे लोगों को सीजर की ग्रोइंग पावर से जेलस है आप जो एक्चुअल आंसर लिखेंगे वो यही होगा जेलस ऑफ सीजर्स ग्रोइंग पावर एंड अफ्रेड ही मे वन डे बिकम अ डिक्टेटर कैशियस इंस्टिगेटर कॉन्स्पिरेसी तो आपको ये बेसिक रोल प्ले क्लियर होना चाहिए कि ये जो कॉन्स्पिरेटर था मेन कॉन्स्पिरेटर की कॉन्स्पिरेटर कौन था वो कैशियस था एंड he realizes that to gain the legitimacy in the eyes of Romans अब आपको पता है कि अगर कोई भी कुछ भी प्लान करेगा और उसको अगर मास लेवल पर एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए लोगों की तरफ से तो किसी एक ऐसे पर्सन का साथ उसको लेना पड़ेगा जिसे पूरा जो पब्लिक है वो बहुत अच्छा मानती है तो इसी लेजिटिमेसी को यानी कि अपने इस एक्ट को वैलिड बताने के लिए उसने क्या किया है यहाँ पर राइट उसने ब्रूटस का साथ लिया है क्योंकि उसको मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड माना जाता है रोम में ब्रूटस एक आइडियलिस्ट पर्सन है वो भी आपकी कॉन्स्पिरेसी जो है दैट मीन्स इस पर्सन का साथ देने लगता है that everyone is driven by motives as honorable as his own उसे लगता है कि सब उसी की तरह बहुत ही डिफरेंट एम्बिशन रखते हैं और ऑनरेबल हैं तो आयरॉनिकली वो हैंड प्ले करता है कैशियस के साथ दैट मीन्स हैंड जॉइन करता है और सीजर को फाइनली ये लोग पॉम्पे स्टैचू के फुट पे मर्डर कर देते हैं असैसिनेट कर देते हैं तो आपको इतना ही रोल समझना है वाई आयरॉनिकली ये क्यों है ऐसा वो हम चैप्टर में अलग से समझेंगे उससे पहले हम कुछ कैरेक्टर्स को समझ लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैरेक्टर स्केच जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका बेसिक की एलिमेंट समझ में आना चाहिए प्लस जब आप कैरेक्टर लिखते हैं तो थोड़ा बहुत तो यहाँ से जो बुक में आपको दे रखा है एज इट इज़ लिखें साइड बाय साइड जो हम फिगर आउट करेंगे उन एलिमेंट्स को आप साथ साथ लिख सकते हैं अब फॉर एग्जांपल जूलियस सीजर का जो इन्फो है आपके पास वो ये है कि वो ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल है सब रोमन्स में से असैसिनेटेड बाय ब्रूटस चैप्टर में आपको क्लैरिटी तो हो ही गई होगी एक किलिंग होती है एक मर्डर एक असैसिनेशन सो असैसिनेशन प्लान मर्डर को बोला जाता है दैट टू अ बिग famous personality be it in any field कैशियस और बैंड ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स मतलब जो उसके बाकी ग्रुप के लोग थे जिनको लगता था कि सीजर बहुत एम्बिशियस है और उसको क्राउन चाहिए हालांकि ये पार्ट बहुत आयरॉनिकल है जो ये रीजन देते हैं दैट वी विल सी इन डिटेल राइट कैल्पर्निया सीजर की वाइफ है बहुत छोटा सा रोल है उसका लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैल्पर्निया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका जो फ्रेंड है दैट इज मार्क एंटनी सीजर्स मोस्ट लॉयल फ्रेंड मार्कस ब्रूटस सीजर उसको अपना ग्रेट फ्रेंड कहता था
मार्क एंटनी ने प्रूव किया फ्रेंडशिप एक्चुअली है क्या, अ फ्रेंड इज इन नीड इज फ्रेंड इन डीड वाला कॉन्सेप्ट हमें मार्क एंटनी ने दिया। सीजर जो था वो मार्कस ब्रूटस को सबसे बेस्ट मानता था और अपना ग्रेट फ्रेंड समझता था, बट उसी फ्रेंड ने कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन की बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव फॉर रोम एंड फॉर डेमोक्रेसी। सो बेसिकली आइडियलिस्टिक नेचर होने की वजह से प्रोन टू इन्फ्लुएंस था और उसे लगता था कि सब उसी की तरह मेन मोटिव से आगे चलते हैं। देन कैशियस, मेन इंस्पायरर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। देन डेशियस ब्रूटस। तो बहुत जगह पे बेटा आप लोगों को क्वेश्चन जो आएगा ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्कस ब्रूटस का क्वेश्चन है या फिर डेशियस ब्रूटस का है, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो ब्रूटस है उसके लिए सिंपली जो ब्रूटस लिखा हुआ है वो मार्कस ब्रूटस है। डेशियस के लिए आपको मेंशन किया गया है डेशियस ब्रूटस। एंड हु इज ही इज द को कॉन्स्पिरेटर इन करियर्स सॉरी सीजर्स असैसिनेशन, राइट। जो आपका ड्रामा स्टार्ट होता है वो बेसिकली एक्ट 2 सीन 2 से शुरू होता है सीजर के हाउस में। आज हम जो बेसिकली पढ़ेंगे वो सिर्फ फर्स्ट इनिशियल पढ़ेंगे, सीजर और कैल्पर्निया का डायलॉग है क्या एग्जैक्टली exactly। यहाँ पर सीजर को बार बार कैल्पर्निया रोकना चाहती है कि डोंट गो, आज के लिए रुक जाओ, लेकिन सीजर का हमें थोड़ा एरोगेंट नेचर और लैक ऑफ बिलीव इन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, वो इन चीज़ों को एज अ वार्निंग नहीं ले रहा है। इस चीज़ के चलते वो वहाँ से निकल जाना चाहता है। लेट्स सी कैलिफोर्निया जो है वो उसको कन्विंस कर पाती है या नहीं। यहाँ मोस्ट कॉमन एरर जो है आप लोगों के वो ये है कि क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को आता है वो ये आता है कि सीजर का आई मीन कैलिफोर्निया के बेसिस ऑफ रीजंस क्या थे एंड हाउ डिड कैलिफोर्निया ट्राई टू स्टॉप हिम। तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट वाला ड्रीम मेंशन कर देते हैं विच इज़ नॉट राइट। यहाँ पे दो ड्रीम्स का डिस्कशन हुआ है, एक्चुअली ड्रीम नहीं है, नाइटमेयर है। तो एक है वॉच यानी कि बाय द वॉचमैन और एक है कैलिफोर्निया का ड्रीम, राइट। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेक श्योर आप राइट नाइटमेयर को वहां पर लिख कर आए, राइट ड्रीम को वहां पर लिख कर आए। तो सीजर हाउस है, सीन में थंडर एंड लाइटनिंग है और अपने नाइट गाउन में सीजर एंटर होता है। सो डायलॉग उसी का स्टार्ट है, नॉर हेवन नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टू नाइट थ्राइस हैथ। अच्छा, अब विलियम शेक्सपियर का आप जितना भी रीड करने की कोशिश करोगे बेटा, कुछ भी आप रीड करोगे उनमें आपको आर्काइक वर्ड बहुत डिटेल में मिलेंगे। आर्काइक वर्ड्स होते हैं जो क्वीन इंग्लिश का पार्ट थे और अब मॉडर्न इंग्लिश का हिस्सा नहीं है, राइट। एंड जैसे यहाँ पर हैथ है, हैथ मीन्स हैज। सो इनको आप आर्काइक वर्ड्स बोलते हैं, तो इनके मीनिंग आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो बोलता है आज पीस नहीं है ना हेवन पे ना अर्थ पे। थ्राइस हैड कैल्पर्निया इन हर स्लीप क्राइड आउट। तो 3 बार कैल्पर्निया नींद में चिल्ला चुकी है, हेल्प हु दे मर्डर सीजर हु इज विद इन। सो उसी समय एक सर्वेंट आता है एंड ही आस्क फॉर द कमांड। सीजर बोलता है गो बिड द प्रीस्ट डू प्रेजेंट सैक्रिफाइस एंड ब्रिंग मी देयर ओपिनियंस ऑफ सक्सेस। व्हाट डज दिस मीन, ओपिनियंस ऑफ सक्सेस? कि जाओ प्रीस्ट से बोलो सैक्रिफाइस करने के लिए किसी बीस को, और जो भी उनका रिजल्ट है, ओपिनियंस ऑफ सक्सेस मतलब जो भी उनका रिजल्ट है जस्ट कम एंड टेल मी उन्होंने क्या डिसाइड किया, राइट। सर्वेंट जाता है इसकी परमिशन लेके, उसी समय कैलिफोर्निया एंटर होती है। अब दोनों का डायलॉग है और कैलिफोर्निया उसको फिर से वार्न करती है, थिंक यू टू वॉक फोर्थ, मतलब तुम्हें क्या सोच के तुम आगे जाने वाले हो। यू शेल नॉट स्टर आउट ऑफ योर हाउस टुडे, आज तुम्हें घर से नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर आप कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि मैम ये सीजर बार बार थर्ड पर्सन में बात क्यों करता है, कि जैसे वो किसी और के लिए बात कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखें आई के फॉर्म में फर्स्ट पर्सन में बात नहीं कर रहा है, वो अपने आप को सीजर बार नाम ले लेकर बात करता है और वो बोलता है सीजर शेल फॉर, सीजर तो जाएगा, द थिंग्स दैट थ्रेटन मी नेवर लुक बट ऑन माई बैक। तो यहाँ पर आपको उसका डेयरिंग नेचर थोड़ा सा दिखता है और एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस सब दिखता है, जहाँ वो कहता है कि जो भी चीज़ें सीजर को थ्रेटन करती हैं वो मेरे पीठ पे हैं, मतलब मेरे बैक पे रहती हैं, मेरे सामने आते ही गायब हो जाती हैं। तो फेस ऑफ द सीजर देखते ही दे आर वेनिश्ड, राइट। सो बहुत जगह पर ये क्वेश्चन आता है कि कैलिफोर्निया सुपरस्टिशियस थी। दिस इज द फैक्ट, कैलिफोर्निया सुपरस्टिशियस नहीं थी बिकॉज वो यहाँ क्लियर कर रही है आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज।
Stood on ceremonies का मीनिंग यहाँ है she never trusted all these things. उसने कभी भी इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं किया है, इन ओमेंस पे और दूसरी चीज़ों पे. बट कहते हैं ना, जब बात अपने कंसर्न पे आती है तो एवरीबडी बिलीव्स इन फोरकास्ट. दूसरों को ज्ञान देना थोड़ा आसान होता है, बट जब चीज़ें अपने लव्ड वंस पे आती हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती हैं. आपको जो भी ये बोल्ड लेटर दिए हैं इनके ना, चैप्टर के एंड में आपको उनका क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है. तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप डायरेक्टली अगर इन इन एलिमेंट्स को लर्न करके लिख लें तो ज़्यादा बेटर है. स्टूडेंट सेरेमनी मीनिंग पेड मच अटेंशन टू ओमेन्स एंड फोरकास्ट. सो ओमेन गुड भी होते हैं, ओमेन बैड भी होते हैं. फोरकास्ट प्रोडक्शन की बात हो रही है तो वो यहाँ पर यही बोलती है कि I never believed on this, yet now they fright me. Why? Because it's the matter of Calpurnia's husband. There is one within, besides the things that we have heard and seen, recounts most horrid sights seen by watch. Now, this is very, very, very important. आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो horrid sight है, ठीक है, ये बाय द वॉच, यानी कि ये वॉचमैन का एग्जाम्पल है. ये कैल्पर्निया अपना ड्रीम नहीं बता रही है, वॉचमैन का ड्रीम बता रही है कि वॉचमैन ने भी चीज़ें खाली मैंने देखी होती तो अलग बात होती, पर वॉचमैन ने भी आपके लिए एक ड्रीम देखा है. एंड शी इज़ वेरी डिस्टर्ब एंड टेलिंग सीजर that she did not pay any heed to any supernatural element, but still she was finding them frightening. और रीजन यहाँ पर वो देती है कि उसने देखा है a linus hath dwelt in the street. तो जो लाइनस है उसने स्ट्रीट में ही बेबीज डिलीवर किए हैं, राइट. एंड द ग्रेव्स हैड ओपन एंड द डेड हैड कम आउट ऑफ देम. सो सेकेंड उसने क्या देखा है, द ग्रेव्स हैव yawned एंड yielded up their dead. दैट मीन्स जो ग्रेवयार्ड से जो डेड बॉडीज हैं वो यॉन करते हुए बाहर निकल रही हैं और उसमें से डेड बॉडीज बाहर आ गई हैं, राइट. Fierce warriors were seen fighting in the sky and blood fell on the capital. That means fierce, fiery warriors foot upon the clouds. तो एक सुपर नेचुरल एलिमेंट ऐड करते हुए कि वो क्लाउड्स पे लड़ रहे हैं सारे अपने प्रॉपर रैंक्स के साथ, स्क्वाड्रन्स, राइट फॉर्म ऑफ वॉर में, विच ड्रिजल्ड ब्लड अपॉन द कैपिटल. तो जिससे पूरी कैपिटल पे कौन सी रेन हो रही है, ब्लड रेन हो रही है, ड्रिजल, खून की बूंदें गिर रही हैं रेन के फॉर्म में. And the noise of battle hurtled in the air, meaning the whole air was filled with the noise of war. ठीक है. Horses did ने, तो ये horse sound है. Dying men did groan. That means पूरा जो air है that was filled with the noise of war. Horses were heard neighing and groans of dying men could be heard. So ये उनके sounds हैं कि जैसे horses का sound पूरी हवा में सुना जा सकता है, dead man का groaning sound सुना जा सकता है. And ghosts did shriek and squeal about the street. So पूरी street में ghost आप कह सकते हैं कि shrieking and squealing मतलब सबको डराते और चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं. Oh Caesar, these things are beyond all use. So beyond all use का यहाँ पर मीनिंग है कि मोस्ट अननेचुरल, राइट. तो जितनी भी ये चीज़ें हैं ये सब मोस्ट अननेचुरल हैं एंड आई डू fear them. So here comes the question. When she pleads in front of Caesar, so Calpurnia straight away बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और उसके सामने एक्सेप्ट करती है कि yes I am afraid of this, जो कि गलत नहीं है. तो यहाँ पे आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कैलिफोर्निया जो थी वो बहुत ज़्यादा सुपर स्टिशियस थी. नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड या चिकन हार्ट थी. सॉफ्ट हार्टेड होता है किसी को भी लेके बहुत जल्दी मूव हो जाना, चिकन हार्टेड डरपोक के लिए बोला जाता है. तो नहीं, ऐसा भी नहीं था. इट्स अबाउट द लव्ड वन, इट्स अबाउट हर हस्बैंड. सो इट्स क्वाइट नेचुरल टू बी अफ्रेड ऑफ. अभी तो हमने उसका ड्रीम सुना ही नहीं है, तो शी इज टेलिंग अबाउट द वॉचमैन्स ड्रीम ओनली. तो ऐसे बहुत सारे ओमेंस थे जिसमें से एक वॉचमैन का ड्रीम था. और सीजर जैसे ही सुनता है तो वो बोलता है व्हाट कैन बी अवॉइडेड हुज एंड इज पर्पस बाय द माइटी गॉड्स. तो यहाँ पर हमें उसका नेचर बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे दिखता है कि बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ वो ये बात बोलता है कि जिसका एंड डिसाइड हो चुका है वो अगर कुछ भी कर ले उसको कैसे चेंज कर सकते हैं. इफ डेस्टिनी हैज डिटरमिन्ड समवन्स डेथ इट कैन नॉट बी अवॉइडेड. Besides, all the happenings were the same for the whole world and for not for him only. So he would definitely go out. So फिर से वो यही बोलता है Caesar shall go forth. क्योंकि
for these predictions are to the world in general as to Caesar. So दुनिया के लिए ये predictions होंगी, but मेरे लिए तो generally है, आम बात ही है. So again, when Calpurnia saw him and she was quite convinced that इस पे तो कोई असर हो नहीं रहा है, तो she reasons her answer with the statement, when beggars die, there are no comets seen. This is very 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 important question बेटा. इस पे बहुत बार question भी आता है. तो इसका मीनिंग क्या है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि जब बेगर्स का यहाँ से मतलब है कॉमन पीपल या फिर जेन्युइन बेगर्स की बात नहीं हो रही है. वो बोलती है कि व्हेन पुअर मेन डाई, यहाँ बेगर से मतलब है व्हेन पुअर मेन डाई देयर इज नो डिस्टर्बेंस. ठीक है. But when something unfavorable is to happen to anyone great, even the heavens are ruffled. That means the heaven themselves blaze forth the death of princess. लेकिन किसी बड़े के साथ, किसी great person के साथ जब कुछ होने वाला होता है, तो heaven में भी वो हलचल मचती है. Uncanny होता है, जब unpredictable होता है, तो heaven भी blaze forth मतलब that also comes ahead, और एक तरह से warnings देता है which we should listen. राइट. तो यहाँ सीजर को थोड़ा सा उसकी बात को समझना चाहिए था और सुनना चाहिए था, बट सीजर इज नॉट रेडी टू ट्रस्ट हर, इज नॉट रेडी टू calm her down, is not ready to believe in the name of superstitions and all. बीइंग ब्रेव एंड करेजियस, एक्चुअली वो ब्रेव है, बहुत ज़्यादा करेजियस है, तो थोड़ा अपने पर्सनल फ्रंट पे ले रहा है इस बात को कि अगर मैं डर जाऊंगा, जो काम होना है वो तो होगा ही, तो अगर मैं डर गया तो वो तो काम फिर गलत हो जाएगा ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे मार्क कर सकते हैं. इसके ऊपर आरटीसीज भी आ सकते हैं. कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ्स, द वेलियन नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस. आपने काफी बार सुना होगा, जो कॉवर्ड्स हैं, जो कायर हैं, वो बहुत बार मरते हैं अपनी डेथ से पहले, लेकिन जो वेलियंट है, जो एक ब्रेव पर्सन है, करेजियस पर्सन है, वो एक ही बार मरता है अपनी डेथ से. एक ही बार फाइनली जब उसकी डेथ होती है तभी उसे उस डेथ का टेस्ट आता है, अदरवाइज नहीं. Of all the wonders that I yet have heard, it seems to be most strange that men should fear seeing that death, a necessary end. It will come when it will come. तो वो कहता है कि बस यही देख के बहुत awkward लगता है कि डेथ ने तो आना ही है. दिस इज द मोस्ट इनएविटेबल ट्रूथ ऑन दिस अर्थ. जो चीज को कभी टाला नहीं जा सकता, तो उसको देख के डरे तो क्या डरे, जिसमें डेथ होना है तो वो होना ही है. तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है यूजुअली इसी आरटीसी में, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट जब आपको ये आता है, तो ये एक्सर्प्ट देते हुए आपको पूछते हैं एनी टू ट्रेट्स, कोई भी आप सीजर की दो क्वालिटी ट्रेट्स बताइए जो आपको लगता है कि इन अबव लाइन से आप देख सकते हैं. तो ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिकलिटी है कि भाई डेथ जब आनी है तभी आनी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल लिखाते हैं और करेजियस लिखाते हैं, जबकि यहाँ पर पुराने अगर सारे सेंटेंसेस को देखते हुए आप लिखोगे तो यहाँ वो ओवर कॉन्फिडेंट एंड एरोगेंट ज़्यादा शो हो रहा है हमें. ठीक है. तो उसकी जो ओवर कॉन्फिडेंस है, उसका जो एरोगेंस है, वो हमें यहाँ पर दिख रहा है. रीजन बीइंग, आपने एक स्टोरी सुनी होगी जहाँ पर बोला जाता है कि एक पर्सन को बहुत ट्रस्ट था गॉड पे, है ना. वो भी इसी तरह से बातें करता था कि ये काम ऐसे होगा, वो काम ऐसे होगा, भगवान मुझे अपने आप प्रोटेक्ट करेंगे. बट गॉड ऑल्सो सेंड सम सिग्नल टू वार्न द पीपल रिगार्डिंग मैनी सिनारियोज इन हिज और हर लाइफ. तो एक बार फ्लड आ जाता है और वो पर्सन ट्रैप हो जाता है, तो बोलता है नहीं, मुझे तो मेरे भगवान बचाने ही आएंगे. तो एक बार बोट वाला पर्सन आता है, एक बार वहां से कोई ट्रूप निकल रहा होता है, वो कहता है हमारे साथ आ जाओ, उनके साथ भी नहीं जाता. हेलीकॉप्टर आता है, वो रेस्क्यू के लिए आता है, उनके साथ भी नहीं जाता. फाइनली उसकी डेथ हो जाती है. सो व्हेन ही मेट गॉड देयर ही आस्क हिम कि आपने मुझे बचाया नहीं, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है. तो भगवान बोलते हैं कि वो सारे सिग्नल किसने दिए थे, है ना. एरोप्लेन में कौन आया था, या हेलीकॉप्टर में रेस्क्यूअर कौन आया था, या बोट में कौन आया था, या क्रूज में कौन आया था, वो सब भी तो मेरे ही भेजे हुए सिग्नल्स थे. सो प्रैक्टिकलिटी एक तरफ है, स्टुपिडिटी एक तरफ है. अगर कहीं से कहीं कोई वार्निंग आ रही है, उस चीज को अगर समझ लेता तो शायद इतना बड़ा एक जो ड्रास्टिक ट्रेजेडी थी उससे बच जाता.
ठीक है, सो ही इज़ नॉट रेडी टू ट्रस्ट कैल्पर्निया। पूरा नॉवल पढ़ोगे तो आपको इसके पीछे का रीज़न समझ आएगा कि वो कैल्पर्निया को क्यों नहीं ट्रस्ट करता था, लेकिन खैर सीबीएसई में आपको यहीं से पार्ट दिया तो आपने सिंपली इतना लिखना है कि नो, ही डिड नॉट गेट कन्विंस्ड, उसको नहीं मानना है तो नहीं मान रहा है। उसी मोमेंट पे सर्वेंट आता है, ठीक है, और पूछता है वो उससे, व्हाट से द ऑग्यूरर्स। ऑग्यूरर्स कौन है? जो प्रेडिक्शन करते हैं, राइट। और सर्वेंट बोलता है, दे वुड नॉट हैव यू टू स्टिर फूड टुडे, plucking the entrails of an offering forth they could not find a heart within the beast. This is very important. So पहला जो वार्निंग है वो वॉचमैन के थ्रू आई है, एंड सेकंड हमें यहाँ पे जो प्रेडिक्शन पता चली है वो ये पता चली है कि जो ऑग्यूरर थे, जो वहाँ पे प्रीस्ट थे, उन लोगों ने जब सैक्रिफाइस दिया तो जिस एनिमल का दिया, जो ऑफरिंग उन्होंने दी, उसकी जब एंट्रेल्स निकाली गई वहाँ से, तो उस बीस्ट के अंदर हार्ट नहीं था। तो वो अनकॉमन था बहुत ज़्यादा, और उन्होंने उसको गुड ओमेन नहीं लिया, और उन्होंने सर्वेंट के हाथ मैसेज भेजा कि नहीं जाना चाहिए तुझे आज बाहर। अगेन, अब आप यहाँ देखो, कैलिफोर्निया ने वार्न कर दिया वॉचमैन का ड्रीम के थ्रू, नाइटमेयर के थ्रू। यहाँ ऑग्यूरर का प्रेडिक्शन आ गया कि एग्जैक्टली exactly आपको नहीं जाना चाहिए आज। अब यहाँ भी मान जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सीजर ने बोला दैट द गॉड्स डू दिस इन शेम ऑफ कॉवर्डाइज, सीजर शुड बी अ बीस्ट विदाउट अ हार्ट। तो ये जो गॉड कर रहे हैं वो इसी उससे कर रहे हैं कि इतना ब्रेवरी देने के बाद इतना कॉवर्ड होने का क्या फ़ायदा, तो मुझे हार्टलेस बीस बनना चाहिए, दैट इज़ द सिग्नल। तो बेसिकली आपने अपनी लाइफ में देखा होगा बहुत बार कि बहुत सारे लोग बहुत तरह से बातें करते हैं, बट हम ट्रस्ट उस चीज़ को करते हैं जो हमारे जैसी बात कर रहा होता है। सो ही ऑलवेज वी ऑलवेज इंटरप्रेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू आर स्टेट ऑफ माइंड, और वो यहीं पर देख रहा है कि नहीं नहीं, इसका मीनिंग ये हो सकता है, इफ यू शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, नो सीजर शैल नॉट। क्या मैं आज ये डर के घर में बैठूंगा? तो बोला कि नो, डेंजर नोज फुल वेल दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन ही। अगेन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस है और ओवर कॉन्फिडेंस है, और वो डेंजर को लायन बता रहा है और खुद को भी लायन बता रहा है। तो कौन सी पोएटिक डिवाइस है? मेटाफर है बेटा यहाँ पर। तो वो कह रहा है हम दोनों लायंस की तरह हैं, लिटर्ड इन वन डे, मतलब जिस तरह से दोनों ही खुले में निकल आए हैं घूमने के लिए, कौन? एक डेंजर और एक सीजर। एंड आई द एल्डर एंड मोर टेरेबल, हम दोनों में से मैं बड़ा हूँ और ज़्यादा खतरनाक हूँ। एंड सीजर शेल गो फोर्थ, सीजर तो जाएगा, जितना मर्जी तुम बोल लो, सीजर नहीं रुकने वाला। कैलिफोर्निया अपना लास्ट बात बोलती है और वो उसे कहती है, लास्ट माई लॉर्ड, योर विजडम इज कंज्यूम्ड इन कॉन्फिडेंस, डू नॉट गो फोर्थ टुडे, कॉल इट माई फेयर दैट कीप्स यू इन द हाउस एंड नॉट योर ओन, विल सेंड मार्क एंटनी टू द सेनेट हाउस। लास्ट वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है और बोलती है कि आप ये बोल देना कि कैलिफोर्निया का फियर दे दो नाम, कैलिफोर्निया डरी हुई है, उसके नाम पे नहीं आना, हम मार्क एंटनी को सेनेट हाउस भेज देंगे, राइट। एंड ही शैल से दैट यू आर नॉट वेल टुडे, लेट मी अपॉन माई नी प्रिवेल इन दिस। सो नी के बल बैठ के, घुटनों के बल बैठ के वो सीजर से रिक्वेस्ट कर रही है। और जो ये वो लाइन बोलती है, योर विजडम इज कंज्यूम्ड इन कॉन्फिडेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसका मीनिंग यही है कि तुम बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। आजकल एक लाइन बहुत सुनते हो गया आप, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। दैट मीन्स जब किसी का भी एंड टाइम आने वाला होता है ना, उस समय उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। तो शी इज टेलिंग दैट ओनली, दैट यू आर नॉट बीइंग रीजनेबल, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू गॉट वार्निंग फ्रॉम टू साइड्स, सो यू शुड स्टॉप हियर एंड कॉल इट माई फेयर ओनली, बट जस्ट स्टे हियर, ठीक है। सो अपनी फियर, अपनी इनसिक्योरिटीज का नाम देके वो उसको बोल देती है। और यहाँ क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज कैलिफोर्नियाज फियर? that was something bad was going to happen with Caesar or happen to Caesar. Her dream made her feel so, right? How did Caesar react to her fear? He did not pay any attention. And what light does the play throw on Calpurnia's character? She is a timid lady who is very concerned about the well-being of her husband. So timid ना कहकर आप ये कह सकते हो very much concerned about her husband.
ठीक है, अब सीजर क्या बोलता है, मार्क एंटनी शेल से आई एम नॉट वेल एंड फॉर दी ह्यूमर और दाई ह्यूमर आई विल स्टे एट होम। तो क्या मतलब, मार्क एंटनी ये बोल दे कि मैं ठीक नहीं हूँ और तुम्हारे ह्यूमर के लिए, तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए मैं घर रुक जाऊं, उसी समय डैशियस ब्रूटस एंटर होता है। ठीक है, तो डैशियस ब्रूटस के लिए क्लियर डैशियस ब्रूटस टर्म है। और वो उसे ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग वर्दी सीजर, और सीधा बोलता है मैं आपको सेनेट हाउस ले जाने आया हूँ। सीजर एंड यू आर कम इन वेरी हैप्पी टाइम टू बेयर माई ग्रीटिंग टू द सेनेटर। सीजर उसको यही बोलता है कि बहुत सही टाइम पे आए हो तुम, उनको बोल दो आई विल नॉट कम। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। टेल देम आई विल नॉट कम टुडे, कैन नॉट इज फॉल्स, and that I dare not fall so. I will not come today, tell them so. बहुत बहुत यहाँ पे प्यारी सी एक लाइन दिखती है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, चीज़ों को कहानियों में बदलने में बिलीव नहीं करता है, और शुगर कोट भी नहीं करता है अपने वर्ड्स, और अपनी इमेज का भी उसको बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा जाके ये कहना है, आई कैन नॉट कम ये झूठ है, आ नहीं सकता ये गलत बात है, आई डेयर नॉट हिम्मत नहीं आने में, ये तो उससे भी बड़ा झूठ है। डायरेक्ट जाके कहो आई विल नॉट कम टुडे। तो जैसे हम बहुत सारी चीजें बना देते हैं किसी ना किसी के लिए, उस तरीके से यहाँ पर बात की गई है। और वो स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में सिर्फ यही कह रहा है, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ डायरेक्टली वही जाके कहो, आई विल नॉट कम टुडे, टेल देम सो डैशियस। अब मान गया है तो कैलिफोर्निया को रुक जाना चाहिए था, लेकिन कैलिफोर्निया ने यहाँ पर अपनी बात कह दी और बोली कि सीजर गिव्स इन टू कैलिफोर्नियाज रिक्वेस्ट एंड एग्रीज टू स्टे होम। अब यही मान जाती वो, लेकिन कैलिफोर्निया ने क्या कह दिया आगे, बोल दो ही इज सिक, बोल दो वो बीमार है। बस यहीं पर इसका अगेन दिमाग खराब। और क्या बोला, शैल सीजर सेंड अ लाई, झूठ बोलेगा सीजर अब। Have I in conquest stretched my arm so far to be afraid to tell greybeards the truth? मतलब इतना विन मैंने सिर्फ इसलिए किया क्या कि इन ग्रेबियर्ड्स को, इन सेनेटर्स को, इन सीनियर सिटीजन्स को मैं सच भी नहीं बता सकता। डैशियस गो टेल देम सीजर विल नॉट कम, सिर्फ यही कहना है, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं बीमार हूं या कुछ है। अब आई होप कि यहाँ तक आप पहले इसको अच्छे से ग्रैस्प करो, समझो अच्छे से। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड 2 में कि एग्जैक्टली कैलिफोर्निया का ड्रीम क्या था, क्या वो रुकता है या जाता है, और फिर फर्दर अगर जाएगा तो क्या होगा और कैसे वो कन्विंस होगा। राइट, तो यहाँ तक रीड करो, क्वेश्चन आंसर्स उसके अच्छे से करो।